फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो आप सभी जानते हैं कि अभी हमारी सीरीज चल रही है डीसीई की क्विक रिवीजन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो इग्नू से किया जाता है। ठीक है, तो इसकी हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही पास में है। आई होप आपने अपने एग्जाम्स की डेट देख ली होगी। नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो डीईसी के स्टूडेंट्स हैं जुलाई 2023 के सेशन वाले, उनके जो एग्जाम्स हैं वो है जून में। जो फर्स्ट पेपर है डीईसी 1 वो 7 जून 2024 को है, और जो सेकंड पेपर है वो है 8 जून 2024 को, और जो तीसरा डीईसी 3 इसका जो पेपर है वो है 10 जून 2024 को। सारे ही जो पेपर्स हैं वो आपके फर्स्ट शिफ्ट में है, आई होप मॉर्निंग शिफ्ट में है। आप और आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम डेट से 10 दिन पहले आ जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो हमारी जो रिवीजन की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, वहां हमने डीसी 1 के 7 ब्लॉक में से 6 ब्लॉक कंप्लीट कर लिए हैं, और 7वां जो 7th नंबर का ब्लॉक है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए चेकआउट करिए और सारे ही वीडियोस देख लीजिए ताकि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। सारे ही डीसी 1, डीसी 2, डीसी 3 जब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी ब्लॉक वाइज और अलग अलग यूनिट वाइज, तो उसके बाद हम डीसी 1 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, डीसी 2 के और ऐसे ही डीसी 3 के, ताकि आने वाले एग्जाम तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और हाउ टू राइट द आंसर्स आप ये भी अच्छे से इसके लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। तो फ्रेंड्स चलिए, जो हमारे डीसी 1 चाइल्ड केयर सर्विसेज जो हम पढ़ रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, उसकी लास्ट जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 7, जिसका नाम है बाल देखभाल केंद्र संगठित करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग अ चाइल्ड केयर सेंटर। ठीक है, तो अभी तक हमने जो हमारा ब्लॉक नंबर 6 था वहां पे हमने यूनिट नंबर 28 तक पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 29 से। तो इस जो यूनिट है यहाँ पे 29 से है ना, 29 यूनिट नंबर 29 से यूनिट नंबर 33 तक हम अभी इस ब्लॉक में देखेंगे। तो यूनिट नंबर 29 जिसका नाम है भारत में बच्चों के लिए देखभाल सेवाएं, देखिए इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं चाइल्ड केयर सर्विसेज इन इंडिया। देखिए, मैंने इसके बारे में आपको प्रीवियस यूनिट्स में भी पढ़ाया था कि जो बच्चों की जो देखभाल होती है, बच्चों की जो केयर होती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिया, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया में भी अलग अलग जगहों पे स्पेशली हम देखें तो जो बच्चों की देखभाल है जनरली माँ ही करती है ना। माँ जनरली बच्चों की देखभाल करती है, या घर में बच्चों के बड़े भाई बहन अगर हैं तो वो बच्चों की देखभाल करते हैं। यह परंपरा बहुत समय से चलते आ रही है, या घर में बच्चों के दादा दादी या कोई परिजन है तो वो बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गया, सरकार ने भी इसको लेकर अलग अलग कार्य किए हैं, क्योंकि सिर्फ परिवार की ही जिम्मेदारी नहीं होती एक बच्चे की देखभाल, एक देश की जिम्मेदारी भी होती है कि वो बच्चों की देखभाल करे, उनको सही पोषण दे, सही स्वास्थ्य की देखभाल करे। क्योंकि जो आज का बच्चा है वो कल हर एक देश का, अपने अपने देश के बच्चे अपने अपने देश का भविष्य बनते हैं। तो अगर आज का बच्चा स्वस्थ होगा, आज बच्चा छोटा है अभी स्वस्थ है, आगे चल के जब वो बड़ा होगा और हेल्दी होगा तो वो देश के विकास में या देश के हित में अच्छे कार्य कर पाएगा। इसीलिए सरकार ने निरंतर अलग अलग प्रयास किए हैं। तो उसी सब चीजों के बारे में हमारे इस ब्लॉक में और इस यूनिट में दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं ब्लॉक नंबर 7 का यूनिट नंबर 29। ठीक है, चाइल्ड केयर सर्विसेज इन इंडिया। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंस क्या है इन सब चीजों को पढ़ने की, है ना। इंपॉर्टेंस इसीलिए है, क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के इन सारे ग्रोथ फैक्टर्स को इफेक्ट पहुंचाते हैं। और क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, जो प्री स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ठीक है, ये हमारे देश के आने वाली पीढ़ी है। तो अगर हम स्वस्थ रखते हैं, इनकी अलग अलग जरूरतों की अगर हम देखभाल करते हैं, तो जब ये आगे बड़े होते हैं तो हमारे देश की प्रगति में, हित में अलग अलग काम करेंगे। तो ये तभी कर पाएंगे जब ये स्वस्थ होंगे मानसिक और शारीरिक रूप से, या अलग अलग हम इनको सुविधाएं देंगे तो इसीलिए जरूरी है कि हम इस पे कार्य करें, और ना सिर्फ सरकार कार्य करे, अलग अलग लोग, अलग अलग संस्थाएं भी इस पे कार्य कर रही हैं। तो इसी सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं? हम सभी जानते हैं कि बच्चों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है पोषण, स्वास्थ्य, पालन, स्नेह। ये सारी चीजें बच्चों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर किसी को जागरूक होना बहुत जरूरी है ना। परिवार के लोगों के साथ साथ सरकार को, जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया की सरकार, जो भी वहां की पंचायत की योजनाएं हैं, पंचायत में के अंदर बच्चे आ रहे हैं या नगर पालिका के अंदर बच्चे आ रहे हैं या जिला परिषद के अंदर बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उस सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थाओं का काम है कि वो बच्चों की इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ना, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर इस पे कार्य कर रही हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या आज 140 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है और निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमारे देश के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी 0 से 6 ईयर तक के बच्चों को बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल पा रही हैं। तो यहाँ पर सरकार ने पहले से हमारे देश के आजाद होने से लेके आज तक क्या क्या कार्य किए हैं वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, है ना। उचित आवास की आवश्यकता है बच्चों को, स्वास्थ्य की, उचित आहार की, शिक्षा संबंधित चीजों की, गर्भवती महिलाओं को किस किस चीज की जरूरत है वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। और जरूरत क्यों है? क्योंकि गर्भ से ही बच्चों का पोषण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ ये भी पढ़ेंगे कि अगर बच्चों के लिए प्रॉपर पोषण नहीं दिया जाता, न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता, प्रॉपर केयर नहीं होती, तो बच्चे कुपोषण के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए बाल आश्रम, बच्चों के लिए अनाथ आश्रम, ये सारी व्यवस्थाएं भी की जाती हैं ताकि वो बच्चे जो बहुत सारी चीजों से वंचित हैं उनको ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ताकि वह भी स्वस्थ रहें और सही पोषण पा सकें। ठीक है, अगर बच्चे इन सब चीजों के अभाव में रहते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते और जब वह बड़े होंगे तो हो सकता है कि उनके शरीर में किसी न किसी चीज का अभाव हो। ऐसे में वो देश की प्रगति में हमारी मदद उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति कर पाएगा। इसीलिए आप, हम और सरकार सबका कर्तव्य है कि हम बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, आहार, स्नेह सब पर ध्यान दें। ठीक है, ऐतिहासिक सिंहावलोकन, इसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल ओवरव्यूज। इसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री में या हमारे देश के अर्लियर टाइम में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब से लेके अब तक हमारी सरकार ने बाल पोषण, बाल केयर या चाइल्ड केयर या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए क्या क्या कार्य की है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। बहुत सारा कुछ दिया है, मैं आपको क्विकली फास्ट बता देती हूँ कि किस किस समय में क्या क्या कार्य हुए हैं। कुछ चीजें आप चाहें तो अपने पुस्तक से पढ़ सकते हैं, या कि आपके पास समय नहीं है तो आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। पारंपरिक देखभाल पहले से आप जानते हैं कि परिवार, समुदाय, माँ बाप या धार्मिक तरीके से की जाती थी पहले के समय पे, है ना। आपने देखा है कि मदरसे हुआ करते थे या फिर कुछ धार्मिक संस्थाएं हुआ करती थी, या परिवार या घर में माँ ही सिर्फ क्या करती थी, बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे 20वीं सदी आई तब क्या हुआ, अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं आई, प्राइवेट संस्था जिनको बोलते हैं, जो खुद सामने आए और इन सब चीजों पे अपना कार्य करना शुरू किया। ठीक है, इसमें से जिसका नाम बताऊंगी मैं आपको, एक है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, और नाम मैं आपको कुछ कुछ बताते जाती हूँ, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, ये सब कुछ चीजें आई। जैसे कि 1923 में बाल बालकंजी बाड़ी ये आया, 1924 में आया गिल्ड्स ऑफ सर्विस ने मद्रास में एक बाल कल्याण सेवा खोला। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे भारत के अलग अलग भागों में, दक्षिण भाग में, है ना, उत्तर के भाग में, पूर्वी भाग में, ऐसे अलग अलग भागों में बाल सेवा केंद्र खोली गई, अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का या जो गर्भवती माँ है या जो स्तनपान कराने वाली माँ है उनके लिए कार्य किए जा रहे थे, उनके पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, जैसे 1950 आया, हमारा देश जब आजाद हो गया, उसके बाद से अब तक बाल विकास के लिए अलग अलग सुरक्षा और शिक्षा को लेकर कार्य किए गए। तो वो अब हम देखते हैं कौन कौन से कार्य किए गए। सन 1950 में जब पहला हमारी पंचवर्षीय योजना आई तब क्या क्या काम हुए, तब भी स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया गया कि आप इस पे कार्य करिए, है ना। अभी तक सरकार का हस्तक्षेप नहीं था, सरकार से प्रोत्साहित कर रही थी और ये स्वयंसेवी संस्थाएं अलग अलग कार्य कर रही थी, है ना। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना की गई, है ना। 1953 में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया जिसमें केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। 1954 में ग्रामीण लोगों के लिए कल्याण विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में कुछ कुछ कार्य किए गए। जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना आई
दूसरी पंचवर्षीय योजना नहीं कह सकती मैं, जैसे दूसरा शतक आया है ना 1960 के बाद, तब क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बहुत कार्य किए गए, है ना। उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक योजना चलाई गई जिसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट चलाया गया। ठीक है, यहाँ धीरे धीरे लोगों में विचार परिवर्तन होता होता गया और ज्यादा कार्य करते गए। अब लोगों ने सोचा कि सबसे ज्यादा केयर की जरूरत किसको है, क्या 16 साल तक के बच्चों को सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को ज्यादा केयर की जरूरत है, या उस समय माँ को ज्यादा केयर की जरूरत है। तो विचार किया गया कि जब 0 से लेकर 6 ईयर तक के बच्चे, उन पे पोषण, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है, तब कार्य किए गए, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक बताती हूँ मैं आपको, एक मूल्यांकन समिति का गठन किया गया और इसकी सिफारिश के आधार पर परिवार तथा बाल कल्याण की नई योजना 1967 में कार्यान्वित हुई। ठीक है, और फिर उसके बाद 1966 में आपने सभी जानते हैं कि कोठारी आयोग आया, है ना। खास तौर पर पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों के लिए कार्य किया गया, जो बहुत पिछड़े क्षेत्र थे, जहां बच्चों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, बेसिक एजुकेशन नहीं था, जो प्री स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए जो बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, या जो बाल वाटिका नहीं कह सकती, आंगनवाड़ी, ये सब चीजों की व्यवस्थाएं उस समय की गई। ठीक है, सुधार किया गया, सिफारिश की गई कि इस पे कार्य करना चाहिए सरकार को। ठीक है, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर क्या करी सरकार ने, क्या की भारत सरकार ने सोचा कि हाँ हमें इस पे कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो आज की जो बच्चे हैं वो कल का हमारा भविष्य बनेंगे, वो हमारे देश का भविष्य का निर्माण करेंगे। ठीक है, देश के विकास में योगदान देंगे, वही हमारे देश के हित में कार्य करेंगे। तो सरकार ने बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बहुत सारे कार्य किए, जैसे यूनिसेफ के साथ मिलकर कार्य किया, FAO के साथ मिलकर कार्य किया और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ढेर सारे वुमेन्स और चाइल्ड केयर के ऊपर कार्य किए। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो 3 पॉइंट थे जिन पे उन्होंने कार्य किए या मेन फोकस किया गया, वो था सुरक्षात्मक भोजन का उत्पादन। तो आप सभी जानते हैं कि जो यूनिसेफ है उसमें इन सब चीजों पे बहुत ध्यान दिया गया कि जो बच्चों को पोषण आहार दिया जा रहा है, जो गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार दिया जा रहा है, ठीक है, उस पे स्पेशली ध्यान दिया जाए, क्योंकि वहीं से बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। और जो कार्य आज तक चालू है आप सभी जानते हैं ना, माताओं को पोषण संबंधित सुविधाएं दी जाए, क्योंकि बच्चा गर्भ से ही माँ से पोषण लेता है। तो जब माँ गर्भवती है उसको हम अच्छा पोषण देंगे तो बच्चों को ऑटोमेटिक अच्छा पोषण जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा, बच्चों का ग्रोथ अच्छे से होगा। इस पे स्पेशली ध्यान दिया गया। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं एवं 6 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए पूरक आहार की व्यवस्था की गई। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए। इस पे मेन ये इन बातों पर ध्यान दिया गया, गर्भवती महिलाएं, 0 से 6 ईयर तक के बच्चे, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इनके पोषण, इनके आहार पर और इनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। जैसे ही 1970 का दशक आया, यहाँ पर 1974 पे गंगा शरण सिन्हा समिति की स्थापना की गई, सिफारिश की गई। इसमें राष्ट्रीय नीति का विकास तथा उस पे बहुत सारे और कार्य किए गए, है ना। इसको बोलेंगे स्पेशल नेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए, इसमें 1970 से 71 के बीच में बाल वाड़ी पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया या हमारे देश में लाया गया। 1980 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में आई और 1980 के दशक में आई। और शारीरिक रूप से हीन जो बच्चे थे, अलग अलग तरीके से दृष्टिहीन, जो कोई देखने में किसी को दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, किसी को चलने फिरने में, शारीरिक रूप से जो विकलांग जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम विकलांग एक्चुअली कहना नहीं चाहिए, दिव्यांग जिन्हें हम बोलते हैं, जो किसी न किसी शारीरिक रूप से हीन है, उनके लिए इस समय बहुत कार्य किया गया, क्योंकि उनपे अभी तक ध्यान ही नहीं दिया गया था और उनको भी सामान्य रूप से देश में हमारे प्रगति में सहयोग देने का अधिकार है। तो अब उनपे विशेष कार्य किए गए ताकि वो भी सामान्य बच्चों की तरह कुछ कार्य कर सके। एक शिक्षा नीति आई जो आई 1990 में, जो विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस पर ये शिक्षा नीति आई और उस पर कुछ 10 सूत्रों पर विचार किया गया, जिस पे बातें की गई। बहुत सारे हैं उनमें पॉइंट्स, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन पे बात की गई है। जैसे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड बात की गई है, ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं से रिलेटेड बात की गई है, जो बच्चे हैं जो दूध पी रहे हैं माँ का, उनके पोषण के ऊपर ध्यान दिया गया है। कौन कौन से टीकाकरण होना है उस पर ध्यान दिया गया है। उसके बाद जो 0 से 6 ईयर के बच्चे हैं उनको जो अर्ली एजुकेशन देना है उसके ऊपर बात की गई है, बच्चों की सुरक्षा के ऊपर बात की गई, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बात की गई। ये सारी बातें यहाँ 10 सूत्र दिए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप थोड़ा बुक में जाकर भी देखिए, बाकी मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टली बता दिया है। तो
इन बातों पर उस समय विशेष ध्यान दिया गया। इस सम्मेलन में इन 10 बातों पर विशेष बात की गई। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारी बुक का वो है बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम तथा सेवाएं, है ना। तो यहाँ पे 2 टाइप की सेवाओं की हम बात करेंगे, सरकार के द्वारा चलाई गई सेवाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं। अभी तक क्या था कि स्वयंसेवी संस्थाओं को ही बड़ा ही प्रोत्साहित की सरकार ने, लेकिन अब सरकार ने भी पहल किया कि अब सरकार का भी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी या समुदाय की जिम्मेदारी नहीं है किसी गर्भवती महिला, किसी स्तनपान कराने वाली महिला या छोटे बच्चों की देखभाल करना, जबकि एक सरकार की जिम्मेदारी भी है। तब सरकार ने क्या करी, बहुत सारे योजनाएं चलाई, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर सर्विसेज चलाई, जिसे हम समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम भी कहते हैं, जिसपे विशेष ध्यान दिया गया। बताती हूँ आपको किन किन पॉइंट पे विशेष ध्यान दिया गया है। पहला है पूरक पोषण, मतलब कि बच्चों को ऐसा पोषण आहार दिया जाए जिसमें सारे ही अमाउंट में सारी चीजें हों, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी ही चीजें हों। दूसरा टीकाकरण, है ना, बच्चे के जन्म से लेके 6 वर्ष तक या उसके बाद भी कुछ स्पेशल टाइप की बीमारियों से लड़ने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को शरीर में बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के टीकाकरण बच्चों के लिए कराए जाते हैं। तो उन पर ध्यान दिया गया और आंगनबाड़ी केंद्र में या स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग कार्ड बनाए गए ताकि मतलब बच्चों को मॉनिटरिंग किया जाए कि बच्चों को कौन कौन से टीकाकरण हुए हैं, नहीं हुए, कार्ड में एंट्री हो ताकि बच्चों के टीकाकरण टाइम पे हो पाए। ठीक है, स्वास्थ्य निरीक्षण, बच्चों के चेकअप वगैरह टाइम टाइम पे हुए। संदर्भित सेवाएं प्रदान की गई, पोषण तथा स्वास्थ्य रिलेटेड चीजें की गई कि कैसे कैसे पोषण आहार देना चाहिए। वैसे ही पोषण आहार आपने देखा है कि आंगनबाड़ी वगैरह में पैकेट्स के रूप में गर्भवती महिलाओं को या वो महिलाएं जो बच्चों को स्तनपान करा रही है उनको दिया जाता है, या बच्चे जो आंगनबाड़ी में आते हैं उनको भी पोषण के रूप से कुछ ना कुछ आहार प्रोवाइड किया जाता है। अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी वो बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको अनौपचारिक शिक्षा दी जाए, बेसिक एजुकेशन दिया जाए ताकि वो बेसिक बेसिक चीजें सीख सके, है ना। इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ICDS के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके लाभार्थी कौन है या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि देखिए उस समय की जब मैं बात कर रही हूँ, ये है 1990 के दशक की बात या बहुत पहले की बात, या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इन सारी योजनाओं के बारे में, स्वास्थ्य संबंधित चीजों के बारे में, पोषण के बारे में, टीकाकरण के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इन संस्थाओं का काम है, संस्थाओं में करने वाले, कार्य करने वाले जो सर्वेंट्स हैं या जो कार्यकर्ता है, उनका काम है कि ऐसी महिलाएं जो जागरूक नहीं है उनके पास ये सारी जानकारी पहुंचे ताकि गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 0 से 6 साल तक के बच्चों को ये सारी सुविधाएं मिल पाएं, जिससे वे वंचित रह जाते हैं, ताकि उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा या उनके पोषण पर कोई बुरा असर ना पहुंचे। ठीक है, और लाभार्थी कौन है? वो महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की या शहर क्षेत्र की हैं, जो गर्भवती हैं, जो स्तनपान करा रही है, और वो बच्चे जो 0 से 6 ईयर के हैं, वो सारे बच्चों को और वो सारी महिलाओं को ये सारी सुविधाएं मिल पाए। ठीक है, एक और माध्यम है जिससे ना सरकार बच्चों, वो महिलाएं जो बच्चों को जन्म दे रही हैं या गर्भवती हैं, उनको कुछ राशि भी प्रोवाइड करती हैं, जिससे क्या कर सकती हैं, वो अपने लिए खान पान की चीजें ले सकती हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों के लिए, चेकअप वेकअप कराने के लिए भी कुछ सरकारें व्यवस्था कराती है। तो जरूरी है कि संस्थाएं उन औरतों के या उन महिलाओं तक ये जानकारी पहुंचाएं, इसलिए अलग अलग संस्थाएं कार्य कर रही है ना। स्वयंसेवी संस्थाएं या संगठनों की सरकारी निधि योजना, देखिए जो सरकार है ना, जो स्वयंसेवी संस्थाएं उनको प्रोत्साहित कर रही है कि कार्य करे, क्योंकि सरकार अकेले मिलकर इतना सारा कार्य नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं नहीं कर सकती, कर सकती, लेकिन हम एक एक जो हम भारत के अलग अलग जो हम जनता है, उनका भी अपना अपना एक कर्तव्य है कि हम देश के विकास में अपना भी कुछ सहयोग दें। तो ऐसे सहयोग के लिए कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या NGO हैं जो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों पे अपना कार्य कर रहे हैं, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर या फिर इनके हेल्थ के ऊपर अलग अलग कार्य कर रही हैं। तो उनको सरकार अलग से प्रोत्साहित करती है, कुछ फंड भी प्रोवाइड करती है। तो स्पेशली जो है ना, कुछ संस्थाओं के नाम या मैं कुछ यहाँ पे बताऊंगी चीजें जिसपे स्पेशली सरकार फंड प्रोवाइड करती है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं ECCE। अगर ये प्रारंभ हुआ था 1980 में, अगर कोई व्यक्ति इससे रिलेटेड या कोई संस्था या कोई NGO इस पे कार्य करना चाहती है तो सरकार अलग से उनको फंड प्रोवाइड करती है। इसके पहले हमें सरकार से परमिशन लेना पड़ता है अपना सारा प्रोजेक्ट
सरकार को दिखाना पड़ता है और हमारे पास वो सारे स्किल्ड लोग हैं कि नहीं, हमें ये सारी चीजें सरकार से बता के वो चेक करते हैं कि हम सब इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, और फिर सरकार उसके लिए फंड प्रोवाइड करती है। ऐसे ही सेम काम काज पर जाने वाली महिलाएं या कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, ये बच्चों को जन्म देने के लिए कैपेबल तो होती हैं, लेकिन मानसिक या शारीरिक रूप से इतनी स्वस्थ नहीं होती हैं जो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी शिशु गृह होता है, या ऐसी महिलाएं जो कामकाजी हैं उनकी भी शिशु गृह होता है, या कहीं कहीं झूला घर भी कहा जाता है, उसकी व्यवस्थाएं होती हैं जहां बच्चों का पालन पोषण करने के लिए एक पूरा संस्था बनी हुई है, वहां कार्यकर्ता होते हैं जो बच्चों का लालन पालन पोषण समय से करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और है बालवाड़ी, जिसको आपने जनरली देखा होगा, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। मुख्य रूप से बालवाड़ी कहा जाता है, जहां पे गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 0 से 6 साल तक के बच्चों को पालन पोषण स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, अब कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं संस्थाएं और जो नई नई योजनाएं हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन जो कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके आपको यहाँ पे नाम बताती हूँ। जैसे बालकन जी बाड़ी, जो कि अखिल भारतीय बाल कल्याण संघ के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए या अपंग बच्चों के लिए कार्य किया है। इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संस्थाएं खुली हुई हैं जहाँ पे अनाथ बच्चे, अपंग बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर या फिर केयर सर्विसेज खोली गई, जहाँ पे बच्चों का देखभाल पोषण किया जाता है ना। विकासवादी कोष बाद हिल्स, यहाँ पर भी बच्चों के लिए जो अर्ली चाइल्डहुड के लिए काम किया गया है। मोबाइल क्रश, इसमें भी बाल पोषण, महिलाओं के लिए पोषण, गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें कार्य किया गया है। एक रुचिका नाम का जो एक योजना है उस पर कार्य किया गया है। और भारत बाल कल्याण परिषद, इसमें भी छोटे छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और इनके पोषण के लिए अलग अलग योजनाएं चलाकर सुविधाएं जनता तक पहुंचाइए। तो न केवल सरकार का कार्य है कि ये सारी व्यवस्थाएं कराएं, अपितु हम जनता का भी काम है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है कि हम देश के ऐसे क्षेत्रों पे काम करें ताकि हमारे देश के विकास में हम भी अपनी तरफ से एक रोल या हम अपनी तरफ से कार्य कर सके या अपना सहयोग सरकार को दे सके। तो ये जो हमारी जो ब्लॉक नंबर 7 की यूनिट नंबर 29 है वो यहाँ पर खत्म होती है। यूनिट 30 प्लानिंग फॉर करिकुलम, पाठ्यचर्या की योजनाएं बनाना, है ना। अब तक हमने आगे क्या पढ़ा कि शिशु गृह सरकार ने कैसे बनाए, या जो चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कार्य की, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, इग्नू ने, एनजीओज ने क्या क्या कार्य की, ये सब चीजें हमने देखा। ठीक है, अभी हम यहाँ देखेंगे कि बना तो लिए है ना, इन लोगों ने कार्य तो किए, पर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे देंगे, है ना, उसके लिए हम करिकुलम कैसे तैयार करेंगे। तो वो इस हम यूनिट में देखेंगे कि कैसा कैसा करिकुलम होना चाहिए। एक जो सर्विस सेंटर होता है छोटे बच्चों के लिए, या जो प्री स्कूल सर्विस सेंटर्स होते हैं या चाइल्ड केयर सर्विस सेंटर्स होते हैं, उसके लिए करिकुलम कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीजें करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। पाठ्यचर्या की योजना बनाने की आवश्यकता, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आवश्यकता है करिकुलम बनाने की। देखिए, करिकुलम बनाने की आवश्यकता इसलिए है, किसी भी काम को करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक बेस तैयार करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार करते हैं कि अब हमें इसे ऐसा ऐसा करना है ना। मान लीजिए घर में कोई काम हो रहा है तो हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो वैसे हम एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, तो बहुत सारी चीजों का हमको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। ठीक है, इससे हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें किस किस डायरेक्शन में काम करना है, बच्चों को किन किन स्किल्स पे हमें काम करवाना है ना, कौन कौन सी अच्छी योजनाएं हमें लाना है, कौन कौन से अच्छे स्किल्स रेडी करना है बच्चों के लिए, जो बच्चों के बहुत सारे जो सेंस ऑर्गन है उनको डेवलप करे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने लायक हैं, जो हमें जब फॉर्मेशन करेंगे हम एक करिकुलम का, तब ध्यान रखना होता है। जैसे जिसमें फर्स्ट है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन एम्स ऐसे होते हैं, वे एम जिनको वर्ड से समझ में आ रहा है कि जिनको करने में ज्यादा समय लगे, है ना। तो लॉन्ग ड्यूरेशन एम्स जिन्हें बोलते हैं हिंदी में हम, दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, इनको करने में बच्चों को इसके लक्ष्य की प्राप्ति करने में 1 साल लग सकता है, या हो सकता है कि उससे अधिक का समय भी लगा। सपोज मैंने किसी बच्चे को नर्सरी में एडमिशन कराया है और कोई एक पर्टिकुलर चीज मुझे बच्चे को सिखाना है ना, तो हो सकता है कि उस चीज को सीखने में बच्चे को नर्सरी से लेके जूनियर केजी तक का समय लगे, तो इसे हम बोल सकते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य, है ना। अब नेक्स्ट है जो आपका अल्पकालिक लक्ष्य, जैसे अल्पकालिक लक्ष्य जिसे बोलेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन जो एम होते हैं, जो बहुत कम समय में बच्चों से अचीव हो जाते हैं, बहुत कम समय में बच्चों को आप सिखा सकते हैं, वो 1 महीना हो सकता है या कुछ सप्ताह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें
करिकुलम में ऐड करना है या ध्यान रखना है करिकुलम बनाने के टाइम, वो है कि मूल्यांकन कैसे करें। बच्चों ने जो भी आपने प्लानिंग की है, एक्टिविटीज प्लानिंग की बच्चों के लिए, क्या पूरे एंड में, साल के एंड में या आपके वीक के एंड में, क्या बच्चों ने वो अचीव किया? किया तो कितना किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये इवैल्यूएशन या मूल्यांकन हमें करना होता है। इन मेन 3 बातों को रख के हमें क्या करना होता है कि करिकुलम तैयार करें। तो वन बाय वन हम देखते हैं दीर्घकालिक जो लक्ष्य है, या जिसे हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन एम जो होते हैं हमारे, तो वो क्या क्या होते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजों पे बेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स पे हो सकते हैं, फाइन मोटर स्किल्स पे हो सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। इनमें हम क्या करेंगे कि बच्चों के अलग अलग एज में, है ना, कौन कौन से फाइन मोटर स्किल्स हमें डेवलप करना है, कौन कौन से ग्रॉस मोटर स्किल्स हमें डेवलप करना है, इस पे बेस्ड एक्टिविटी हमें प्लान करना होता है। हो सकता है हम बच्चों के लिए प्लान कर रहे हो लॉन्ग जंप, लेकिन छोटे छोटे बच्चे उस लॉन्ग जंप को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये हो सकता है इस अचीवमेंट को अचीव करने में बच्चे को 1 से 2 साल लग सकते हैं। ठीक है, स्क्रिबलिंग जो बच्चे सीखते हैं, गोदागादी करना, गोदागादी करते करते प्रॉपर शेप बनाना, बच्चे ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन में ही सीखते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में कभी भी बच्चे ये सब चीजों को नहीं सीख सकते। मस्कुलर डेवलपमेंट, मस्कुलर बेस्ड जो एक्टिविटी होती है ना, आप अगर बच्चे को कैच करना सिखा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बच्चे 1 साल में ही कैच करना सीख जाएं। ये पूरे साल भर निरंतर प्रैक्टिस या रेगुलर प्रैक्टिस से ही बच्चों को आ पाएगा। बैटिंग करना, कैच करना, बॉलिंग करना, जंपिंग करना, है ना, रस्सी कूदना, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज, है ना, बिल्कुल फाइन तरीके से आर्ट करना, ड्राइंग करना। तो ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो साल के अंत तक, ये अगले साल तक भी बच्चे अचीव करते हैं। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए मेन चीजें हमें ये ध्यान रखना है कि जीरो तो नहीं कहेंगे हम, या 1, 2, 3 साल के बच्चे या 3 से 6 साल के बच्चे, इनके लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज प्लान करें। तो 3 साल तक के बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, अभी बहुत सारी स्टेबिलिटी उनके अंदर आने की है, तो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड चीजें और जो मसल से रिलेटेड एक्टिविटीज है, वो बहुत ही ऐसी प्लान करनी होती है कि वो बच्चे कर सकें। बहुत फाइन तरीके से आप प्लान नहीं कर सकते। छोटी छोटी जंपिंग सिखाइए बच्चों को, सिंपल ऐसा गोदागादी करना सिखाइए आप बच्चों को, थंब की पेंटिंग सिखाइए, आपको फिंगर पेंटिंग सिखाइए, उनको स्टैम्प लगाना सिखाइए, है ना, स्टैम्प वाली पेंटिंग सिखाइए, ये सब। पर जैसे ही बच्चे भी कैसे क्या बड़े होते हैं, तब हम उनके लिए क्या करते हैं कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, जो प्री स्कूल गोइंग बच्चे हो रहे हैं 3 से 6 साल के, इनके लिए हम अलग टाइप की एक्टिविटीज प्लान करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हाई लेवल की। तो इनमें हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होता है एक्टिविटी पे। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है ना, इसमें क्या करते हैं, सिमिलरिटीज बच्चे निकालते हैं ऑब्जेक्ट्स में, डिफरेंशिएट करना सीखते हैं, क्लासिफिकेशन करना सीखते हैं, कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं। ये सारी चीजें 3 साल तक के बच्चों के लिए, 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज हमें प्लान करनी होती हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि हम एज वाइज करिकुलम तैयार करें। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी हमें अलग अलग एक्टिविटीज प्लान करनी होती है, उनके लिए अलग अलग कहानियां सुनाइए, अलग अलग राइम्स, छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़े बच्चों के लिए अलग, प्ले प्लान करिए, उनके लिए कन्वर्सेशन वाली एक्टिविटीज प्लान करिए, ड्रामास प्लान करिए। तो वो हम 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए अलग, और 3 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग तरीके से प्लान करेंगे, है ना। जो सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चों की, सोशल डेवलपमेंट या सोशल एक्टिविटीज जो हमारी है, जिसको हमें सोशल एम जो हमारा होता है, तो उसको हमें अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी होती है, जिसमें बच्चे सीखते हैं स्वावलंबी बनना सीखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करना सीखते हैं, हेल्प करना सीखते हैं बच्चे, है ना, सहयोग करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करना सीखते हैं। ठीक है, अपने व्यवहार में नियंत्रण करना सीखते हैं, क्योंकि बच्चे इस समय व्यवहार में नियंत्रण करना नहीं जानते हैं। तो ऐसी कहानियां, ऐसी चीजें उनको इंट्रोड्यूस कराएं, जिससे बच्चे अपने आप में कंट्रोल करना सीखें, है ना, नेतृत्व करना सीखें, है ना, और क्या सीखें बच्चे कि लीड करना सीखें, लीडरशिप की क्वालिटी आई, ये सारी चीजें हमें बच्चों के करिकुलम में ऐड करना है, ताकि बच्चों में ये सारी चीजें आ जाएं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अल्पकालिक लक्ष्य से हम बोलेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन एम आपके क्या क्या होना चाहिए। ये ऐसे एम है, ऐसी एक्टिविटी प्लान करना है हमको बच्चों के लिए जो बहुत जल्दी से बच्चे अचीव कर लें। जैसे कि हमने बच्चों को सिखा दिया कि पेड़ लगाना, पेड़ आज लगा दिए, धीरे धीरे हम उसको पानी दे रहे हैं, 3-4 हफ्ते तक बच्चे उसको पानी दे रहे हैं। जानवरों के नाम याद करा दिए, 2-3 दिनों में बच्चों को जानवरों को दिखा दिए, छोटे छोटे ना उनके जो खिलौने होते हैं, खिलौने के रूप में दिखा दिए, फ्लावर्स दिखा दिए, वेजिटेबल्स दिखा दिए, फ्रूट्स दिखा दिए, उनके नाम आप 1-2 दिन तक याद करवाएंगे, मंथ के नेम आपने याद करा दिए, वीक्स के नेम। ये शॉर्ट ड्यूरेशन एम है जो बच्चे बहुत कम समय में सीख जाते हैं।
पर इस बात का ध्यान रखिए, जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन एम होते हैं वो हमारे दीर्घकालिक या लॉन्ग ड्यूरेशन एम्स के ही पार्ट होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन एम्स से मिल मिलके ही हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन एम जो होते हैं वही कंप्लीट हो पाते हैं। इनमें भी हमें 3 साल तक के बच्चों के लिए अलग एक्टिविटी प्लान करनी होती है और 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये हमें शॉर्ट ड्यूरेशन वाले अलग अलग प्लान करने होते हैं। जैसे हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है तो आपस में बच्चों के बातचीत करवा दीजिए, है ना, बच्चों को चर्चा करने दीजिए, एक दूसरे से बोलने दीजिए, आप उनसे बात करिए, क्लास का माहौल ऐसा क्रिएट करिए कि बच्चे बोलें। तो ये ऐसे हम प्लान कर सकते हैं। अब खेल क्रियाकलापों को आपको कैसे चयन करना है, तो इस पे भी हमको ध्यान देना है कि 3 साल तक के जो बच्चे उनके लिए हम बहुत इजी से गेम प्लान करें और 3 से 6 साल तक के जो बच्चे उनके लिए थोड़ा सा हाई लेवल के गेम्स प्लान करें ताकि उनका डेवलपमेंट उनकी एज के हिसाब से हो सके। फिर हमको दैनिक अब अनुसूचियां तैयार करना है, जो डेली अब आपने एक्टिविटीज जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वहां देखा होगा कि जो लास्ट के जो प्रोजेक्ट है जो फेज नंबर 3 है, वहां पे हमें बच्चों को ना पूरे टाइम के लिए सौंपा जाता था। तो वहां हमने दिन भर बच्चों के लिए अलग अलग प्लान एक्टिविटीज प्लान किए। तो दिन भर में क्या क्या क्रियाकलाप कराना है, दिन में हमें इंडोर गेम्स प्लान करना है बच्चों के लिए, आउटडोर गेम्स प्लान करना है, फिर सोलो गेम जो बच्चे अकेले खेले, फिर ग्रुप वाले खेल जो बच्चे साथ में मिलके खेले, कुछ नए नए गेम से इंट्रोड्यूस कराइए, नए नए चीजों से इंट्रोड्यूस कराइए। तो ये आपके दैनिक सूची में डेली जो बच्चों का शेड्यूल होगा उसमें हमको सेट करना है। प्री स्कूल के लिए अनुसूची जो है ना, जो बच्चों के लिए प्री स्कूल सेंटर्स में जो अनुसूची जो हमें बनाना है, प्लानिंग करना है, वो कैसी होना चाहिए, बच्चों के आने जैसे बच्चे आए, असेंबली में बहुत सारी चीजों से हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। असेंबली के बाद बच्चे जब क्लासरूम में जाते हैं तो उनको कुछ बेसिक चीजें सिखाइए, उसके बाद थोड़ा सा गेम करवा दीजिए आउटडोर, मॉर्निंग का टाइम है तो आउटडोर गेम खेल लेंगे बच्चे, ठीक है। फिर कुछ कहानियां सुना दीजिए, क्लास में कुछ राइम्स करा दीजिए, फिर इंडोर गेम करा दीजिए, ऐसे। तो एक दिन में देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम दिन को, पूरा दिन, और बोलते हैं इसको अर्ध दिवसीय अनुसूची। आधे दिन का भी आप प्लान कर सकते हैं, आधे दिन में क्या क्या प्लान करेंगे। तो 9 बजे बच्चा आया, 9:15 से पर हमने असेंबली कराई, 9:30 के बाद हमने आउटडोर गेम करा दिए, फिर 10 बजे के बाद हमने कुछ एक्टिविटी डिफरेंट टाइप की करा दी, फिर हमने 11 बजे उनका स्नैक्स वाला टाइम कुछ खिलवा दिए, बच्चों ने जो लंच वगैरह लाया वो ब्रेक करा दिए। उसके बाद 11:30 तक हमने बच्चों को स्टोरी रेसिटेशन करवा दिए या स्टोरी टेलिंग वाला एक्टिविटी करा दिए। उसके बाद हमने आउटडोर गेम, या आउटडोर गेम हो गया तो फिर इंडोर गेम से इंट्रोड्यूस करा दीजिए। उसके बाद बच्चों का घर जाने का टाइम हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप आपके करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं। दैनिक अनुसूची में लचीलापन होना चाहिए, देखिए रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आपने आज प्लान किया है बच्चों को आउटडोर गेम पे ले जाना, लेकिन पानी गिर गया तो क्या आप आउटडोर गेम में लेके जाएंगे बच्चों को? नहीं। हो सकता है उस दिन लाइट नहीं है, आपको प्रोजेक्टर से बच्चों को कुछ पढ़ाना है, तो आप अल्टरनेट प्लान कर लीजिए इमीडिएटली कि अगर ऐसा हो गया है तो हमें क्या करना है, और अल्टरनेट प्लानिंग के थ्रू आप अल्टरनेट एक्टिविटीज करा सकते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं, छोटे बच्चों के साथ हमें ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आपका मूड कैसा है, आप किस मानसिक स्थिति से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका आपको ध्यान रखना है, उनके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना है, उनके लिए आपको एक अच्छा सा पीसफुल एनवायरमेंट उनके क्लासरूम में क्रिएट करना है। बच्चों के लिए बड़े समूह की व्यवस्था, अगर बहुत बड़ा स्कूल आपने खोला है तो छोटा स्कूल खोला है तो किन बातों का ध्यान रखना है, वहां हमें कैसी व्यवस्था करना है, प्रॉपर स्कूल हो हमारे, इसके लिए अलग यूनिट दी हुई है, पर थोड़ा शॉर्ट यहाँ दिया है, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कार्यकर्ता देखभाल करने के लिए होना चाहिए, जो 15 से 20 बच्चों के अंदर एक होना चाहिए। हर एक क्लास में अगर 15 से 20 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं तो एक क्लास में 2 मैडम होना चाहिए, और वहां पे एक बाई होना चाहिए जो बच्चों का क्या करे, कार्यकलाप पे ध्यान दे, बच्चे क्या कर रहे बिल्कुल ध्यान दे। कभी भी ऐसा एनवायरमेंट क्लासरूम में क्रिएट मत होने दीजिए कि बच्चे आवेश में आ जाएं, लड़ ले, ऐसा क्रिएट मत होने दीजिए। क्लास में सामान को सुव्यवस्थित रखिए, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा प्लान करिए कि बच्चे प्रॉपर बैठे, किसी को धक्का ना लगे, किसी से लड़ाई ना हो, आप विजिबल हो, बच्चे के लिए आप विजिबल हो, आपके लिए बच्चे विजिबल हो, उनके लिए बोर्ड विजिबल हो, आसपास की चीजें विजिबल हो, ऐसे हमें क्लासरूम्स पे में व्यवस्था करनी है। और आपके साथ जो वर्कर्स हैं उन्हें भी ऐसे ही अरेंज करना है, थोड़े स्किल्ड हो, बच्चों से प्यार से बात करें। तो ये सारा हमारी जो यूनिट नंबर हमारी 30 इसमें दिया है, और यूनिट नंबर 31 में इसी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 31 जिसका नाम है केंद्र स्थापित करना तथा चलाना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेटिंग अप एंड रनिंग द सेंटर। देखिए इसके पहले हमने देखे करिकुलम कैसे सेट करना है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, लेकिन इस यूनिट में हम देखेंगे कि अब हमने अगर कोई
चाइल्ड केयर सेंटर खोला है या कोई केंद्र स्थापित किया है जहाँ छोटे बच्चों की हम देखभाल कर रहे हैं, तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है ना? तो बहुत छोटी-सी यूनिट है, जल्दी-जल्दी आपको बता देती हूँ क्योंकि आप जब ये कोर्स कर रहे हैं, तो आपने जब आप ट्रेनिंग की होगी तो आप किसी न किसी चाइल्ड केयर सेंटर या जो आप किसी प्री स्कूल गए होंगे तब आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। कुछ अंदर की चीज़ें भी हैं जो आपको पता नहीं होती हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगी, ठीक है? तो जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है केंद्र के लिए जगह की व्यवस्था करना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अगर कोई चाइल्ड केयर सेंटर खोल रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ऐसा एक जगह देखना है, जो बहुत सारी चीज़ों से परिपूर्ण हो, ठीक है? एक प्रॉपर जगह हो, आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, स्कूल के लिए, प्री स्कूल के लिए या आंगनबाड़ी जहाँ है या मतलब छोटे बच्चों के लिए जो भी केंद्र आप खोल रहे हैं, है ना? बहुत सारे अलग-अलग नाम है अलग-अलग जगहों पे। तो जैसे मैं चाइल्ड केयर सेंटर्स बोलूँगी, यहाँ पे उन जगहों के लिए सबसे पहले आप एक प्रॉपर सेफ जगह हो, जहाँ बच्चे बहुत अच्छा फ़ील करें, फ्रेश एयर हो, प्रॉपर रूम हो, छत अच्छी हो, लाइट हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, फैन हो, ऐसा एक अच्छा रूम हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, ठीक है? इसमें अलग-अलग फैक्टर और भी हैं, है ना? तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे जगह आपने देख ली, आपके सिटी में, आपके गाँव में एक सबसे सूटेबल जगह जो बच्चों के लिए सेफ हो, एकदम सेफ जगह, है ना? जहाँ कोई पॉल्यूशन ना हो, गंदा पानी ना जाता हो, कोई जानवर आजू-बाजू ना रहते हों, कोई कीड़े-मकोड़े वाली जगह ना हो, कोई कांटेदार पेड़-पौधे ना हो स्कूल के आजू-बाजू, बहुत ज़्यादा रोड से पास में ना हो, थोड़े दूर हो ताकि बच्चे एकदम से रोड में ना आ जाएँ, ठीक है? कोई इंडस्ट्री से बहुत पास में ना हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए एक अच्छी से सेफ जगह देखना है। आपने सेफ जगह देख ली, कोई अच्छी सी बिल्डिंग देख ली, कोई अच्छा-सा रूम देख लिया, डिपेंड करता है कि आपके पास बच्चे कितने हैं, है ना? उसके हिसाब से आप बहुत बड़ा सेंटर या बहुत छोटा सेंटर या 1 रूम का या 3 से 4 रूम का आप जो चाइल्ड केयर सेंटर है वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने कि इंटीरियर चीज़ें कैसी होगी उसके, है ना? यानी भीतरी स्थान को सुव्यवस्थित करना। अब स्कूल का जो इंटीरियर भाग है, इंटीरियर क्या चीज़ है आपको ध्यान रखना है। इंटीरियर में आपको ये बात ध्यान रखना है जो क्लासरूम आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मैं किसी एक क्लासरूम के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊँगी। आप ऐसा ही हर एक क्लासरूम्स में ध्यान रखेंगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप ध्यान रखिए छोटे-छोटे टेबल हों। बच्चे ज़मीन पे आसानी से बैठ सकें, चटाई बिछी हो, फ्लेक्सिबल चटाई हो और बच्चे इस तरीके से बैठें कि टीचर का इंटरेक्शन सारे बच्चों को हो। कोशिश करिए कि सेमी सर्कल में बैठें बच्चे, है ना? इस टाइप से आजकल ज़्यादातर अरेंज करते हैं। उसके बाद उसी क्लासरूम में एक्टिविटी करने के लिए स्पेस हो, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। उस क्लासरूम में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर लाइट हो, अच्छी हवा आ रही हो, बच्चे अपने सामान को अच्छे से व्यवस्थित करें, डस्टबिन हो, ठीक है? आप ध्यान रखेंगे कि आजकल ना बच्चे उतने छोटे होते हैं कि अपने बैग्स अरेंज नहीं कर सकते। तो जो हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता होंगे, बच्चों के जो बैग्स हैं उसको सूटेबल तरीके से एक फिक्स प्लेस हो बच्चों के लिए, है ना? अगर ऐसी जगह है जहाँ उनकी माँ भी साथ में आती है, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह है, तो वहाँ पे माँ के बैठने की व्यवस्था हो, उनके सामान रखने की व्यवस्था हो, छोटे बच्चों के खाने के लिए एक अलग से कॉर्नर बना हो, जहाँ बच्चों के लिए खाने की चीज़ें बने, उनके लिए प्लेट्स, उनके लिए चम्मच, उनके लिए पीने का पानी, वॉशरूम, हैंड वॉश करने के लिए जो प्रॉपर जगह हो, नल हो, पानी हो, ये सारी चीज़ें हमें इंटीरियर भाग में बच्चों के ध्यान रखना होता है, ठीक है? बच्चे गिर ना जाएँ, डस्टबिन हो क्लास के कोने में अच्छे से रखा हो, जो बच्चे एक्टिविटी करेंगे, जो खिलौने हैं, उसके लिए एक अच्छा-सा कॉर्नर हो, सफिशिएंट बड़ा रूम हो अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा सा रूम हो बच्चों के बैठने के लिए बच्चों की एक्टिविटी करने के लिए टीचर के लिए बोर्ड और क्लासरूम को ना आप इतने अच्छे से डेकोरेट करिए जस्ट लाइक फॉर द चिल्ड्रन की बच्चों के लिए अट्रैक्टिव पोस्टर्स लगाइए है ना खेलने के लिए खिलौने बहुत अच्छे अच्छे रखिए ये सारी चीजें ठीक है इसके बाद आउटर स्पेस कैसा हो, है ना? अच्छे से प्लांट्स हो, कोई कांटेदार पेड़-पौधे ना हो, ठीक है? और आपको क्या ध्यान रखना है कि स्पेस बहुत अच्छा हो, जहाँ बच्चे आउटडोर गेम खेल सकें, भाग सकें, दौड़ सकें, कूद सकें। बच्चों के लिए कुछ-कुछ आउटडोर गेम्स रखिए, जहाँ बच्चे बॉल से खेल सकें, स्लाइड कर सकें, सीसॉ खेल सकें, ऐसे बहुत सारे छोटी-छोटी गाड़ियाँ आती हैं, वो चला सकें बच्चे, थोड़ा छोटे जंपिंग करने वाली चीज़ें होती हैं, रेत से खेलने के लिए कुछ एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। ऐसा सफिशिएंट जगह स्कूल के बाहर यानी आउटडोर गेम के लिए ऐसी जगह हो ठीक है अगर आपके स्कूल में अगर जो प्री स्कूल है या ऐसे चाइल्ड केयर सेंटर से जहाँ गाड़ियां वगैरह आती हैं तो इतने सफिशिएंट दूरी पे हो कि बच्चों से उनको कोई इफेक्ट ना पहुंचे ठीक है अगर जो वर्कर्स हैं वो गाड़ियों से आ रहे हैं तो इतने दूरी में रखिए कि बच्चों से बहुत दूरी हो बच्चे उनके पास तक ना जा सके सेपरेट प्लेस हो
तो ऐसे आपको जो एक्सटीरियर या जो आउटर पार्ट जो है स्कूल का, आउटर जो इन्वायरमेंट है स्कूल का, वो आपको ऑर्गेनाइज करना है ना? साज सामान तथा खेल सामग्री, मैंने आपको बताया कि आउटडोर गेम्स के लिए आपको सामान अच्छे से व्यवस्थित करना है, और क्लासरूम के इंडोर जो गेम बच्चे खेल रहे हैं उसके लिए भी आपको सामान अरेंज करना है। सेल्फ बना दीजिए, अलमीरा बना दीजिए, छोटे छोटे बॉक्सेस बना दीजिए, पर्टिकुलर टाइप की जो प्ले के सामान है उनको एक एक जगह अलग व्यवस्थित करिए, बच्चों के लिए स्पेस दीजिए जहां बच्चे खेल सकें। ठीक है, इन सब बातों का भी हमको ध्यान रखना है। क्लासरूम को इतने सुंदर सजाइए स्कूल्स को बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि ना बच्चे चीजों को देख देख कर ही सीख जाते हैं। जैसे आपने अलग अलग एनिमल्स बनाए तो बच्चे एनिमल्स को देख के एनिमल्स के नाम सीखेंगे। अगर आपने फ्लावर्स बनाए हुए हैं बड़े बड़े तो फ्लावर्स को देख देख के बच्चे फ्लावर्स के नेम सीखेंगे, डेज के नेम सीखेंगे, है ना? मंथ्स के नेम सीख जाएंगे बच्चे। ठीक है, बॉडी पार्ट्स के नेम बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। शेप्स अगर आपने बनाए, नंबर्स बनाए, अल्फाबेट्स बनाए, इस टाइप से, है ना? इंसेक्ट्स के अलग अलग चित्र बनाए हुए हैं, पोस्टर्स है स्कूल में, क्लासरूम में, तो बच्चे इनको देख देख के, क्योंकि डेली ही इंटरेक्ट होते हैं और डेली ही इन चीजों को देख रहे हैं, तो देख देख के एक तो उन्हें बहुत सुंदर लगेगा इसको, दूसरी बात कि वो देख देख कर भी इन चीजों को लर्न करने लगते हैं और बच्चों को याद हो जाती है चीजें। तो ऐसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। केंद्र के कार्यकर्ता, जो भी वर्कर्स हमारे साथ काम करेंगे, जो भी शिक्षिका टीचर्स जो हमारे साथ काम करेंगे, उनका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, तभी वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन उनका एक प्रॉपर इंटरेक्शन होगा। ठीक है, प्रॉपर बच्चों को ट्रीट करें, बच्चों के साथ बहुत स्नेहपूर्ण पूर्ण बिहेव करें, उनकी एक्टिविटी को कैसे प्लान करना है, बच्चों को कैसे चीजें सिखाना है, उनको प्रॉपर कब खाना खिलाना है। ठीक है, कितने कार्यकर्ता कितने बच्चों के साथ होना चाहिए। देखिए इसके लिए तो ना 1:3, 1:4 ऐसा अलग अलग रेशोज दिया हुआ है, पर इंडिया में क्या है, लगभग 25 से 30 बच्चों के लिए बीच में, है ना, 1 से 2 टीचर का होना कंपलसरी है, और जो उनके साथ जो बाइयां होती हैं उनका भी एक का होना जरूरी है। जनरली हर स्कूल में फॉलो होता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए, है ना? बच्चों की जो भी आप एक्टिविटी पूरे साल भर करा रहे हैं, एज वाइज, है ना, एज वाइज और पर्टिकुलर स्टूडेंट वाइज। ठीक है, जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं, मैं किसी बच्चों के स्कूल को अच्छा या बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे जो प्री प्राइमरी किंडरगार्टन स्कूल्स हैं हमारी इंडिया में, वहां बहुत ही अच्छे से पोर्टफोलियो प्लान किया जाता है हर एक बच्चे का, और साल भर के सारे रिकॉर्ड्स उसमें रखे जाते हैं, ताकि बच्चों की हम मॉनिटर करते रहें, बच्चों की कहाँ कहाँ बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, किन किन पॉइंट पे बच्चों की ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा बच्चे का वीक पॉइंट है, कौन से बच्चों पे किस बात पे हमको पेरेंट्स से डिस्कस करना है। ठीक है, कौन से पॉइंट्स पे हमें अगले साल बच्चों के ध्यान देना है। तो ये सारे आप रिकॉर्ड्स मेंटेन भी करना हमारे चाइल्ड केयर सेंटर्स का काम होता है। नेक्स्ट है कि फंड प्राप्त करना। देखिए, जो चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए जो हम सेंटर्स खोल रहे हैं ना, वहां उनके लिए जो फंड्स होता है ना, स्पेशली सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। आप अपना पूरा प्रोफाइल तैयार कर लीजिए, आपका पूरा प्रोजेक्ट स्कूल का तैयार कर लीजिए, प्री प्राइमरी स्कूल का, और आप गवर्नमेंट के पास पहुंचाइए, वहां से आपको फंड मिलता है। लेकिन अगर आप पर्सनली भी अपना करना चाहते हैं तो कुछ लोग अपने ही जो सेल्फ प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, प्राइवेट प्री प्राइमरी स्कूल, तो वो भी खोल सकते हैं। गवर्नमेंट से हेल्प चाहे तो गवर्नमेंट भी हेल्प देती है, और कुछ बैंक्स भी हैं जो ऐसे स्कूल्स को या ऐसे प्री प्राइमरी स्कूल्स को अलग से फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सब्सिडीज वगैरह कुछ होती हैं। तो ये आप जब हम स्कूल खोलते हैं, तब हम गवर्नमेंट से या अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके सारी जानकारी लेके हमें फंड्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारे यूनिट नंबर 31 था, जहां पे ये सारी जानकारियां हमको दी हुई हैं। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 32। यूनिट नंबर 32 भी हमारे सर्विस सेंटर से रिलेटेड ही चीजों के बारे में दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हम बात करेंगे जो इंटरेक्शन है ना, जो इंटरेक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, सोसाइटी के साथ, स्कूल का सोसाइटी के साथ, स्कूल का पेरेंट्स के साथ, स्कूल का जो समुदाय के अदर लोग हैं उनके साथ। तो ये हमारे यूनिट नंबर 32 में दिया हुआ है कि परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ, समुदाय के लोगों के साथ और केंद्र के अदर लोगों के साथ बच्चों का कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए। देखिए, ह्यूमन बीइंग जो है ना, एक सोशल कहना चाहिए सोशल एनिमल कह सकते हैं ना, सोशल एनिमल है। तो हमारा इंटरेक्शन बचपन से ही हमारे आसपास के लोगों के साथ सदैव रहा है। तो यहाँ जब हम प्री प्राइमरी स्कूल चला रहे हैं, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि हम परिवार के साथ संपर्क स्थापित करें बच्चों का, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और बच्चे क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे आपसे सीख रहे हैं सेंटर में और कुछ चीजें अपने घर पर सीख रहे हैं। तो आपका और जो पेरेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन समय समय पर होना बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए क्या होता है, कुछ जो आंगनवाड़ी वगैरह होती है ना, वहां तो जनरली माँ बच्चों के साथ ही आती है। तो वहां पे क्या होता है कि मदर्स को भी क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड चीजें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, या प्री प्राइमरी बच्चों के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बच्चों को इफेक्ट करा सकते हैं, उन पे चर्चा की जाती है। और जो कुछ अदर्स स्कूल होते हैं वहां क्या किया जाता है, मंथली ना एक पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जहां मंथली या फिर 2 मंथ में वंस इन 2 मंथ ऐसा अलग अलग प्लान किया जाता है, मीटिंग्स की जाती है, गेट टुगेदर प्लान किया जाता है पेरेंट्स के साथ, जहाँ पेरेंट्स टीचर भी बैठ के पर्टिकुलर अपने अपने बच्चों के ऊपर चर्चा करते हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, उन्होंने उसमें क्या अपग्रेड किया है, क्या करने की आवश्यकता है, क्या क्या वीक फैक्टर्स हैं, इन सब पे बातें की जाती है। माता पिता के साथ संपर्क स्थापित करने के तरीके जो मैंने आपको बताए यही तरीके है ना। आप ईयर के एंड में कर सकते हैं, या कभी कभी क्या होता है, आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करिए पेरेंट्स को कि वो स्कूल में कभी भी आके आपसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने बच्चे की एक्टिविटी देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं कि पेरेंट्स के लिए ये सिर्फ फाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप मीटिंग में आइए, साल के हर समय, है ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि कभी भी आ जाएं, लेकिन हाँ, आप इतना फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि पेरेंट्स आपसे चर्चा कर सके। जैसे कि बच्चे जब स्कूल आ रहे हैं तब आप पेरेंट्स से इंटरेक्शन करिए, बच्चे बच्चे के बारे में बात करिए। जब छुट्टी हो रही है ना, डिपार्चर के टाइम में, तब भी हम पेरेंट्स से बच्चे के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटीज होना चाहिए, ताकि कंटिन्यू हम बच्चों को मॉनिटर करते रहें, बच्चों की जानकारी पेरेंट्स तक पहुंचे, पेरेंट्स से बच्चों का फीडबैक आपको मिलते रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम स्कूल पे व्यवस्थित कर सकते हैं। समुदाय की सहभागिता, समुदाय की सहभागिता मतलब हमारे स्कूल के इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं उनसे हमें क्या सहयोग मिल रहा है। जैसे अगर हमारे स्कूल के आजू बाजू कोई लेबोरेटरी है, या कोई ऐसी छोटी सी इंडस्ट्री है जिससे बच्चों को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो उनसे सहयोग लीजिए। कभी कभी बच्चों को वहां विजिट कराने ले जाइए, कोई गार्डन है तो वहां लेके जाइए, कोई जू है तो वहां लेके जाइए। ठीक है, लाइब्रेरी है तो आप वहां लेके जाइए, कोई सिनेमा घर है तो हम वहां लेके जाके ऐसे करके, कभी सर्कस आ रहा है, कोई एग्जीबिशन लग रहा है, उनको यहाँ बुला के या हम वहां बच्चों को ले जाके समुदाय के साथ बच्चों का इंटरेक्शन हम इस तरीके से करा सकते हैं, ताकि बच्चे उनके आसपास की चीजों से भी इंटरेक्ट हो और चीजों को जाने, क्योंकि यही सोशलाइजेशन है, यहीं से बच्चे सोशलाइज्ड होते हैं, चीजों को सीखते हैं, चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र के अन्य वयस्कों के साथ कार्य करना। अब बच्चे क्या है, जब बाहर खेल रहे हैं तो बच्चे जरूरी नहीं सिर्फ टीचर के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि स्कूल में सिर्फ टीचर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे अदर वर्कर्स भी होते हैं, जैसे कि साफ सफाई करने वाले हो गए, बच्चों की देख रेख करने वाले हो गए, बस के ड्राइवर हो गए, क्या कहते हैं, गार्डन गार्डन में जो माली होता है वो हो गए। ठीक है, जब ड्राइवर बच्चों को गाड़ी में लेके जाता है तो उनके साथ एक आंटी होती है। ऐसे बहुत सारे वर्कर्स हमारे स्कूल में हो सकते हैं, या होते हैं जनरली, या होना ही चाहिए। तो उस दौरान बच्चों को उनके साथ भी इंटरेक्शन करवाइए, ताकि बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट होके उनसे बहुत सारी चीजें सीखे। सपोज हम बच्चों को बाहर खेलने ले जा रहे हैं, सपोज वहां पे कोई गार्डनर अपने गार्डन की सफाई कर रहा है, तो बच्चों को गार्डनर के साथ हेल्प करने के लिए इंट्रोड्यूस कराइए, वहां से अलग अलग पत्तियां या अलग अलग लीव्स, अलग अलग शेप्स की लीव्स चुनने के लिए कहिए, बच्चे वहां से इंटरेक्ट करेंगे। आप बाहर आउटडोर गेम खेल रहे हैं, दूर एक गाड़ी खड़ी हुई है, स्कूल वैन खड़ी हुई है, स्कूल बस खड़ी हुई है, तो बच्चों को ड्राइवर के साथ इंट्रोड्यूस कराइए, ड्राइवर को बुलाइए ताकि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, और उस गाड़ी के बारे में, ट्रैवल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाइए। अगर हमारे स्कूल का कोई कर्मचारी है जो साफ सफाई करता है, तो बच्चों को इनसे इंट्रोड्यूस कराइए, हैंड वॉश करना सिखाइए, साफ सफाई कैसे रखी जाती है, हमें खुद साफ सुथरा कैसे रहना है, इनसे सिखाइए। अगर हमारे स्कूल में नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनसे इंट्रोड्यूस कराइए, हेल्थ से रिलेटेड चीजें वो उनसे सीखेंगे। ऐसे आप अलग अलग हमारे स्कूल के अलग अलग कर्मचारियों के साथ बच्चों को इंट्रोड्यूस करा के और भी बहुत सारी चीजें बच्चों को उनके अंदर आदत डाल सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बच्चों के अंदर बहुत सारे नॉलेज को भर सकते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो चाइल्ड केयर सेंटर है वहां से पूरा इंटीग्रेटेड होके सारी चीजों को इंक्लूड करके बच्चों को सारी चीजों से इंट्रोड्यूस करा के हम चीजों को बच्चों को सिखा सकते हैं। ये हमारी यूनिट नंबर 32 में दिया हुआ है। अब हमारी लास्ट एक यूनिट बचती है जिसका नाम है मूल्यांकन या इवोल्यूशन। इसका नाम जो यूनिट है यूनिट नंबर 33, इसका नाम है मूल्यांकन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवोल्यूएशन। ठीक है, तो इवोल्यूएशन में हम क्या करते हैं, आप बोलोगे इवोल्यूएशन मतलब हो गया मैम जहाँ पे परीक्षा वरीक्षा ये सब हो रही है ना, टेस्ट हो रहे, नहीं, यहाँ छोटे बच्चों का इवोल्यूएशन हो रहा है, या फिर
जो बच्चों के चाइल्ड केयर सेंटर से उसका इवैल्यूएशन हो रहा है। तो यहाँ पर कोई परीक्षा-वरीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन हम एक चेकलिस्ट टाइप का होता है, जिसके थ्रू हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो देखेंगे इवैल्यूएशन क्या होता है ना? इवैल्यूएशन में हम ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स इवैल्यूएशन में है ना आपको इवैल्यूएशन में, तो मूल्यांकन जिसको हम बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है ना? कि जो हम जिस उद्देश्य से जो चाइल्ड केयर सेंटर्स बने हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं, वहाँ बच्चे बराबर आ रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे जो क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे हम मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि मूल्यांकन करने से हमें ये पता चल जाता है मूल्यांकन करना क्यों ज़रूरी है? मूल्यांकन करने से हमें ये पता चल जाता है कि जिस उद्देश्य से हमने चाइल्ड केयर सेंटर्स खोला है, क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है ना? क्या बच्चे कुछ सीख रहे हैं? बच्चों में क्या कमियाँ हैं, है ना? जो हमने कार्यकर्ता रखे हैं, उनसे तो कुछ कमियाँ तो नहीं है, हमारे सेंटर्स में कुछ कमियाँ तो नहीं रह गई हैं, हमारे पाठ्यक्रम में कुछ कमियाँ तो नहीं रह गई हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का हम अवलोकन कर पाते हैं या हम मूल्यांकन कर पाते हैं और हमें पता चल जाता है कि चीज़ें सही हैं कि नहीं है। उसके लिए हम आगे प्लान कर पाते हैं, ठीक है? इसलिए मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। खेल क्रियाकलापों का मूल्यांकन, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे कि खेल जो क्रियाकलाप बच्चे कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन करेंगे। बच्चे खेल रहे हैं तो उनको ध्यान से नोटिस करिए, किस उद्देश्य से बच्चे खेल रहे हैं, है ना? जैसे हम कई बार नोटिस करते हैं हम स्पेशल टाइप के गेम्स खिलाते हैं, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स पे कोई गेम खिला रहे हैं, जंपिंग करा रहे हैं कि सारे बच्चे जंप कर पा रहे हैं, नोट करते जाइए, है ना? बच्चों की रिकॉर्ड बनाते जाइए, ठीक है? अगर हम फाइन मोटर स्किल्स पे बेस्ड कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो नोट करते जाइए। ये इवोल्यूशन ही हो रहा है, आप इवैल्यूएशन ही कर रहे हैं आप, है ना? कभी-कभी मेरे बोलने में हो सकता है इवोल्यूशन बोल दूँ, इग्नोर करिएगा, मूल्यांकन, ठीक है? तो हम ये सारी चीज़ें देखें। बच्चों को हम अगर सुनने से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए सारे बच्चे स्पष्ट सुन पा रहे हैं कि नहीं? बच्चे प्रॉपर देख पा रहे हैं कि नहीं? अगर विज़न से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उसका इवैल्यूएशन ऐसा करेंगे कि बच्चे देख पा रहे हैं कि नोट करते जाइए, बट हर एक बच्चे की रिकॉर्ड नोट करिए। इस बच्चे को क्या दिखाई दिया? बी बच्चे ने क्या सुना? सी बच्चे ने कैसे राइट किया? डी बच्चे ने कैसे प्ले करा? तो ये हर एक बच्चे के लिए अलग-अलग क्या होता है क्राइटेरियाज़, हर बच्चे के लिए सेम क्राइटेरिया है, बट उसमें कितना-कितना लेबल है, तो आप इसको ग्रेड वाइज़ भी मतलब आप ग्रेड के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं मूल्यांकन बच्चों का कर सकते हैं, ठीक है? बड़े गोपनीय रखिए, है ना? आप शेयर नहीं करिए क्योंकि हर एक बच्चे का जो मूल्यांकन है, दूसरे बच्चे से अलग हो सकता है, ठीक है? तो आप इस बात का ध्यान रखिए। ये बच्चों का मूल्यांकन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या करेंगे आप कि जब भी आपका इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ होगा, तो आप बच्चे का ग्रोथ बता पाएँगे, बच्चों में क्या कमियाँ हैं, कैसे हम उस पे और काम कर सकते हैं, आप ये बता पाएँगे और आपको तरीके समझ में आएँगे कि अगर बच्चे में कुछ कमियाँ हैं, तो हम क्या-क्या और तरीके अपनाएँ, जिससे बच्चों में और ग्रोथ हो सकता है। तो मूल्यांकन करना अ, एक बड़ा पार्ट है हमारे चाइल्ड केयर सर्विस का या हर एक शिक्षण संस्था का, क्योंकि मूल्यांकन से ही हमें पता चलेगा कि जिस उद्देश्य से हमने ये संस्था खोली है, जिस उद्देश्य से हम अपना पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ? ये मूल्यांकन से ही पता चलता है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बात सिर्फ बच्चों का मूल्यांकन करना ही ज़रूरी नहीं है या पाठ्यक्रम का ही मूल्यांकन करना ज़रूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरे केंद्र का मूल्यांकन करें यहाँ, क्योंकि केंद्र में बच्चे आ रहे हैं और केंद्र से ही बच्चे सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो केंद्र में हम किन-किन चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे? केंद्र में हम मूल्यांकन करेंगे कार्यकर्ताओं का। सबसे पहले इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो कार्यकर्ता हमारे सर्विस सेंटर पे या हमारे चाइल्ड केयर सेंटर पे काम कर रहे हैं, क्या वो सारे स्किल्ड हैं? क्या वो इतने स्किल्ड हैं कि वो इतने छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ? इतने छोटे बच्चों को के साथ काम कर पाएँ या बच्चों को पढ़ा पाएँ। क्योंकि ऐसे स्किल्ड टीचर को रखना इतने छोटे सेंसिटिव बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किल्ड बच्चे टीचर्स नहीं रखते हैं, तो बच्चों के साथ उनको इंटरेक्शन करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि किसी स्पेशल चीज़ में डिग्री, डिप्लोमा लेने के बाद हमारे सोचने-समझने की शक्ति बच्चों के लिए चेंज हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपका पाठ्यक्रम, जो हमने करिकुलम तैयार किया है, उसका मूल्यांकन करना ज़रूरी है। क्या उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से किस ऐज का बच्चा है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा पाठ्यक्रम तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन-कौन सी एक्टिविटी है जो हमको बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, वो है कि नहीं है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, इन सबके ग्रोथ के लिए हमने क्या सारा पाठ्यक्रम सही-सही बनाया है कि नहीं है? इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जगह, जिस जगह पे हमने चाइल्ड केयर सेंटर खोला है, क्या वो छोटे बच्चों के लिए सूटेबल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के लिए वो एनवायरनमेंट ही सही ना हो, जहाँ पे हमने सर्विस सेंटर या चाइल्ड केयर सेंटर हम चला रहे हैं। आस-पास से बहुत सारा पॉल्यूशन आ रहा है
एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, है ना, साउंड पॉल्यूशन, ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को किसी तरीके से हार्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें बच्चों के अकॉर्डिंग वहां की जगह है कि नहीं, और क्लासरूम का अरेंजमेंट है कि नहीं, बच्चों के लिए प्रॉपर एक्टिविटीज करने के लिए चीजें हैं कि नहीं, इसका मूल्यांकन। बच्चों की खेल सामग्री का मूल्यांकन, कहीं ऐसी कोई खेल सामग्री बच्चों के लिए तो नहीं हमने मंगवा ली जो बच्चों के लिए आवश्यक नहीं है, या बच्चों को उससे कुछ हानि हो। तो खेल सामग्री का भी समय समय पर मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, कहीं टूट तो नहीं गई है, कहीं बच्चों को उससे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, इसीलिए मूल्यांकन करना जरूरी है समय समय पर, या एक फिक्स टाइम इंटरवल पर हमें मूल्यांकन करना चाहिए, या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाली संस्था है उसके ऊपर एक समिति बनाना चाहिए जो समय समय पर मूल्यांकन करे। इसके बाद सफाई का मूल्यांकन होना चाहिए, क्या साफ सफाई है कि नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सेंसिटिव हैं हमारे लिए। हो सकता है कि हमारे चाइल्ड केयर सेंटर्स में गर्भवती महिलाएं आती हों, या जो फीडिंग कराने वाली माँ है वो आती हों, तो साफ सफाई का ध्यान रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम बच्चों की बॉडी और ऐसी मदर्स की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, ऐसे में बच्चे बहुत सारी बीमारियों से घिर सकते हैं। तो ये मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है कि साफ सफाई है कि नहीं, क्लीनिनेस है कि नहीं, स्वच्छता है कि नहीं, ये सारी बातें। रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है कि हम हर एक बच्चे का प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहे हैं कि नहीं, है ना। जो मदर्स आ रही हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जो ऐसे चाइल्ड केयर सेंटर्स में आ रही हैं, या जिन बच्चे जो माँ है जो बच्चों को, या पेरेंट्स ऐसे बच्चों को स्कूल में छोड़ के जा रहे हैं सेंटर्स में, आप उनका प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहे हैं कि नहीं, उनको छोड़ने कौन आ रहा है, उनको लेने कौन आ रहा है, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाइए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। बच्चों को लेने कौन आ रहा है, छोड़ने कौन आ रहा है, आजकल बाल अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपका प्रॉपर रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। आप बच्चों का सेफ्टी का ध्यान रखिए, सेफ्टी के पर्पज से हमें सारे ही मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। बाल अनुरक्षण केंद्र का चुनाव, देखिए ये सारे अगर मूल्यांकन के रिकॉर्ड हमारे पास होंगे, आजकल ट्रांसपेरेंसी होती है, स्पेशली चाइल्ड केयर सेंटर्स की जो मूल्यांकन है उसकी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, ताकि एक पेरेंट के लिए जो वर्किंग है, हो सकता है कि हो सकता ही नहीं, ऐसा है हमारे देश की बहुत सारी जगह, ऐसा है बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ माँ और पिता दोनों ही वर्किंग है, तो वो चाइल्ड केयर सेंटर्स में अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा चाइल्ड केयर सेंटर ढूंढना बहुत जरूरी है, तो ये मूल्यांकन से उनको क्या होगा, एक अच्छा चाइल्ड केयर सेंटर मिलने में आसानी होगी। इसीलिए हमें इन सारी चीजों का समय समय पर इवोल्यूशन करना बहुत जरूरी है, ताकि क्या हो, हम मूल्यांकन करके हमारा एक फीडबैक तैयार हो जाए, जिससे पेरेंट्स को या अलग लोगों को सेंटर ढूंढने में, अच्छा सेंटर ढूंढने में आसानी हो, और हमारे सेंटर की अच्छी छवि समाज में हो, या हमारे सरकार के जो सरकार के लिए एक पहल करी है हमने सरकार के साथ सहयोग करके, उसके लिए अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो, हम बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए एक पहल करें, एक बच्चों के भविष्य को निर्माण में हमारा अच्छा योगदान हो, हम अच्छा कार्य करें। तो इस प्रकार से हम ये सारे मूल्यांकन करके अपने चाइल्ड केयर सेंटर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और बच्चों को हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ब्लॉक नंबर 7 है DEC 1 का, वो यहाँ खत्म होता है, और हमारे सातों ही ब्लॉक खत्म होते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज कि मेरे वीडियो को जिसने भी अभी तक देखा है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारे यूनिट में कंटेंट्स बहुत सारा दिया है, सारे कंटेंट्स को बहुत शॉर्टली मैंने आपको समझाया है। आप मेरे वीडियोस को सारे ही चेक करिए और जाके पूरे पढ़ लीजिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और मेरे वीडियोस को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे DEC 2, और उसके बाद पढ़ेंगे DEC 3, उनके सारे ही ब्लॉक। उसके बाद हम DEC 1, DEC 2 और DEC 3 के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, उनको लिखना कैसे है वो भी हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज जुड़े रहिए मेरे सारे ही वीडियोस में, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। थैंक यू।